कभी वो सत्ता में है, कभी वो सत्ता में है, जनता वहीं की वहीं है। लेकिन अब जनता को एक चीज़ है, किसी ने जगाया है, उसे सवाल सिखाया है कि आपके लिए ये सवाल है, कोई जीते उससे सवाल ये करना है। तो हमको लगता है कि अगर ये सवाल जनता करना शुरू करेगी तो एक बेहतर विकल्प चुन के विधानसभा में लाएंगे। आप कहना चाहते हैं कि 80 साल से बिहार की जनता को उसकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। आपका पहले में भी एक सवाल था, बिहारियों के प्रति देश में और अन्य प्रदेशों में या विदेशों में जो है एक हीन भावना, एकदम तो ये हीन भावना हमारे नेता ही तो हमको दिलवा रहे हैं। हम बंगाल में रहते हैं, हमको कभी कभी ऐसा फील होता है, हम जब 3 दोस्त रहते हैं उसमें 2 बंगाली है अगर, और आपस में दोनों बंगाली में एक बंगाली ही खराब तरह से व्यवहार करता है तो उसको दूसरा बंगाली ये बोलता है, ए बिहारी दर मो तुमको रिश्ना। तो मतलब आप समझिए कि बिहारी एक गाली बनकर रह गया, गाली की तरह एग्जाम्पल में लिया जाता है कि बिहारियों की तरह करो मत तुम। मतलब हमारा ये वजूद है हमारे बिहार के बाहर। ये का समाचार बा देखिए, एबेरा हमारा संगे हमार दूगो बड़ भाई बैठल बानी, रहुआ सभे देख सकतनी। हमारा लेफ्ट में बानी हमार नरेंद्र भैया, इनकर काफ़ी एक्सपीरियंस बा राजनीति में, बहुत 20-25 साल से यहाँ के राजनीति करतनी। बाकी कोनो पार्टी के झंडा ना उठाइला, यहाँ के आम जनता के होके, जनता के खातिर होके हमेशा कोनो ना कोनो पार्टी खातिर जूझत रहता रहे। बाकी आज भी हमनी के खोज जारी बा, आगे भी जारी रही कि कैसे कोनो एगो बढ़िया पार्टी हमनी के चुन के अपना भारत देश में, अपना राज्य में, अपना शहर में, अपना जिला में लेके आ सकीला जा। अब जनता के काम है वोट दिहल, वोट तो देबे न करब जा। तो ए बेर हमारा संगे हमार भाई नरेंद्र भैया यानी हमार भाई भूपेंद्र भैया बैठल बाड़े। हमनी के बिहार चुनाव 2025 पर कुछ चर्चा करम जा कि का होखे के चाही। आतना बरिस से हमनी के कैसे बिहार के नेता लोग कहीं, राजनेता लोग कहीं कैसे हमनी के ठगता लोग, आ कैसे हमनी के ना ठगाए के चाही, एह बारे में हमनी के चर्चा करम जा। भैया भोजपुरी तनी उतना बढ़िया नहीं खे, काहे कि यहाँ के पटना जिला के हई, तो आगे पॉडकास्ट हमनी के चली, हो सकता है धीरे धीरे हिंदियों में मूव हो जाए जा। कोशिश करब हम अपना तरफ से कि हम जितना हो सके रहुआ सभे तक अपना भाषा में अपन पॉडकास्ट पहुँचा सकी। बाकी आगे चलिए शुरू कर जाओ। तो भैया सबसे पहला हमार तरह से यह थी बा सवाल बा कि राजनीति के स्तर इतना नीचे काहे गिरत चल जाता, दिन पर दिन जे भी नेता लोग आवता, ऐसा नेता काहे आवता कि वो जो पहले मर्यादा रहे, जो सुषमा स्वराज, जो अटल बिहारी वाजपेयी की भाषा हुआ करती थी, वो भाषा अब देखने को किसी भी राजनेता में नहीं मिलता है, चाहे वो शीर्ष के हो चाहे कार्यकर्ता हो, है ना। हर कोई एक दूसरे को टारगेट करने में, एक दूसरे को गाली देने में लगा है। अभी आप रिसेंट देखे होंगे कि बिहार में मोदी जी को भी गाली दी गई, तो इस पर आपका क्या आकलन है, आप हम लोग को बताइए थोड़ा। देखिए, सबसे पहले तो हम जो मोदी जी के प्रति गाली दी गई है, या उससे पहले और भी कई नेताओं के द्वारा एक दूसरे को गाली दिया गया या अपशब्द बोला गया, उसका हम किसी भी एंगल से समर्थन नहीं करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। ये नहीं होना चाहिए जी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबको अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है जी। लेकिन पक्ष रखने का एक तरीका होना चाहिए। आप एक समाज के एक क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, यानी आप उस क्षेत्र के सबसे प्रधान पद पर बैठे हुए जिसको हम अपना नेता, विधायक या सांसद, मुखिया या जिला परिषद मानते हैं जी। तो इतना सम्मान आपको है, तो आप अगर उस सम्मान को इस तरह के आचरण से, गाली से, अपशब्दों से अगर सुशोभित करके आते हैं, तो वो आपके प्रतिष्ठा के हिसाब से उचित नहीं है। और अब क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है कि जो जिस नेता के भक्ति में लगे हैं, वो उनकी उसी भाषा की तारीफ उनको, जैसे कल रावण का अंत हुआ, तो रावण का अंत क्यों हुआ? क्योंकि उनके जितने सिपा सालार थे, वो अगर गलत काम भी करते थे तो वो ताली बजाते थे कि वाह 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 वाह। तो आज भी यही हो रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से इस तरह के आचरण विहीन नेताओं का सफाया होना तय है, जिसकी तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में भाई वीरेंद्र, गोपाल मंडल, इन जैसे नेताओं का राजनीति में कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि इनकी भाषा अभी हम लोगों ने देखा था कुछ दिन पहले, भूपेंद्र भैया, जो वायरल वीडियो हुआ था। ठीक है, सचिव जी उनको बोलिए बोलिए बोल रहे थे, लेकिन
वो निम्न जाति के होते हुए भी अपनी भाषा पे उनका बहुत संयम था, कंट्रोल था, लेकिन ये एक पद पर होते हुए किस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है ऐसे नेताओं को नेतागिरी में या ऐसे नेताओं का राजनीति में कोई स्थान है? देखो देखिए, खत्म होना चाहिए कि देखिए नहीं? निश्चित रूप से ऐसे नेताओं को जो दल भी टिकट दे रहे हैं या अपने दल का हिस्सा बना के बैठे हुए हैं, वो निंदनीय ही नहीं, मतलब जितनी इसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन अभी हमने थोड़ा सा बताया भी इस संदर्भ में, लेकिन आने वाले समय में ऐसे नेताओं को जनता सिरे से खारिज करेगी और वो विधानसभा क्या, वो किसी वार्ड के वार्ड सदस्य भी बनने योग्य नहीं होंगे, क्योंकि जनता जो है धीरे धीरे जागरूक हो रही है। वो उस उक्त व्यक्ति को ही नहीं, उस दल को नकारेंगे जो दल उनको अपने यहाँ स्थान देती है। तो एक क्रांति की शुरुआत तो 1947 से ही चल रही है। जनता कल भी प्रयोग कर रही थी, आज भी प्रयोग कर रही है। तो प्रयोग में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ बदलाव होते आ रहा है। अब जनता जो है जागरूकता की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। अब ऐसे नेताओं को खारिज करने में वो नहीं चूकेगी। अगर ऐसे लोग खारिज नहीं होते हैं तो हम एक बेहतर समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों को बाहर के राज्यों में, बाहर के देशों में बिहारी को मतलब एक बहुत ही निम्न स्तर से देखा जाता है, अगर इस तरह के नेता हमारे संसद में जाएंगे और इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, जैसा कि वो अभी कुछ दिन पहले संसद में भी गए हैं, तो तेरा बाप का संसद नहीं है, तेरा ये, तो इस तरह की भाषा का प्रयोग, संसद जिस तरह से हम लोगों के लिए हमारा मंदिर है, हम लोगों के लिए हमारा मस्जिद है, उसी तरह से हम जिन नेताओं को वोट देकर संसद भेजते हैं तो वो भी उनके लिए एक मंदिर है, उसमें इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। और ऐसे लोगों को हम लोगों को चुनकर भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि एक नेता 2-2 लाख वोट लेकर जाता है तो वो सिर्फ अपने आप को नहीं, उन 2 लाख जनता को प्रेजेंट करता है, वहां पर उस 2 लाख जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। ये तो हम मानते ही हैं। दूसरा एक और है कि बिहार में हमेशा से बोला गया है कि जाति का राजनीति होता है। इसको आप कहां तक सही देखते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि जाति शुरू से, एक्चुअली वर्ण व्यवस्था तो बनाई गई थी, लेकिन अमीर और गरीब 2 ही जातियां होती हैं। इसके अलावा हम नहीं मानते हैं कि कोई भी जात होता है, क्योंकि शुरू से अगर कोई जमींदार था तो वो बनिहार को का शोषण किया। आज अगर देखिए जो ऊंचा पोस्ट पर है वो नीचा पोस्ट वाले का शोषण करता है। जैसे कि आप देख लीजिए, ये गोपाल मंडल का ही हम ले लेते हैं जो भागलपुर से विधायक हैं। वो एक सभा में अपने सहयोगी को अपने साथ बैठने नहीं दे रहे थे, बोले कि तुम जाओ पीछे जाकर बैठो। मतलब आज भी वो चीज चल रहा है, पद का गरिमा नहीं रखा गया है। अगर आप ऊंचा पद पे हैं और निम्न पद वाला कोई आके आपके पास बैठता है तो उसको बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो जाति का मतलब अमीर और गरीब ही है, कोई कास्ट बोल के कोई जाति नहीं होती है, और आज भी वो चल रहा है। तो क्या ये खत्म हो सकता है? कभी होगा खत्म, आपको लगता है? नहीं, देखिए अभी जैसे आपका जो सवाल है, तो उस सवाल में एक बात है कि जहाँ तक जातिगत राजनीति की बात है, वो सिर्फ बिहार में नहीं, वो पूरे देश में है। वो पूरे देश में, लेकिन बिहार में इसको बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करके देखा जाता है। आप हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ को नज़दीक से देख रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, जहाँ हम नहीं रह रहे हैं वहाँ हो सकता है उससे भी ज़्यादा है। अब जातिगत राजनीति है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद जैसे बिहार में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा समीकरण जो है वो M/2 समीकरण है, सबसे बड़ी समीकरण है। किसी समय में बिहार में राजद गठबंधन को, या उस समय जनता दल हुआ करती थी, 40 का 40 सीट होता था जब झारखंड अलग नहीं था, तो मैक्सिमम सीट उनके गठबंधन के पास होती थी। भाजपा उस समय बहुत कम पे होती थी। विधानसभा में भी उनको अपने दम पर अच्छा खासा सीट आ जाता है, थोड़ा सा बहुमत से नीचे रह जाते हैं, वो उनके अपने समीकरण पे है। कहा जाता है कि बिहार में जातिवाद बहुत ज़्यादा है, तो जातिवाद के दम पे फलाना जात है तो वो आरजेडी को वोट देगा, फलाना जात है तो वो बीजेपी को वोट देगा, ये आकलन किया जाता है। तो उस हिसाब से अगर आते हैं तो लोकसभा चुनाव में वो जातिगत गठबंधन, जातिगत जो धारणा है वो तो टूट जाती है। अभी 2014 में 39 सीट वहाँ से भाजपा को लोकसभा में मिली, तो जातियों की सारी जो बाधाएं हैं वो तो टूट गई। तो जाति जो भी जाति के लोग थे वो अपने जाति को लांग करके देश के लिए वोट किए।
उनको एक उम्मीद बनी थी मोदी जी से कि मोदी जी हमारा बहुत अच्छा भला करेंगे। उम्मीद पर कितने कायम हुए ये जज करना तो लोगों का काम है, लेकिन लोगों ने अपनी अपेक्षाएं एक प्रयोग की तरह मोदी जी के प्रति समर्पित किया और उनको अधिकांश सीट देकर के लोकसभा में उनकी पार्टी को भेजा। बाद के चुनाव में आते हैं तो विधानसभा में लालू जी की पार्टी राजद ने विधानसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिसको हम जातिवाद से जोड़ सकते हैं कि एम समीकरण एंड सम अदर्स जो मिलकर के उनको इतना सीट दिलवाया। नीतीश जी के पार्टी को भाई कुर्मी कोयरी का समर्थन है तो उनको सीट आ जाता है। भाजपा के पास जो है वैश्य वर्ग है, फॉरवर्ड कास्ट है, फलाना है, चिलाना है, तो उनको ये हम लोग डिवीजन कर रहे हैं। तो ये विधानसभा में करते हैं, लोकसभा में तो ऐसा नहीं होता है। तो हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ लोग एक अपेक्षा रखते हुए, चाहे लोकसभा में अच्छा सीट भाजपा को दे रहे हैं, वहाँ कोई जातिगत धारणा से हट करके काम कर रहे हैं, तो एक अपेक्षा रख रहे हैं कि हमारा भला होगा। तो मुख्य चीज़ ये है हमारा भला होगा, हमारे बच्चे का भला होगा, हमारे बच्चे का भविष्य कैसे सुधरेगा, कैसे सुंदर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होगी, इसके लिए लोग चढ़ बढ़ के वोट देते हैं। इस बार आप बोल रहे हैं कि जाति से ऊपर उठ के उम्मीद करते हैं, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि अब लोग बहुत हद तक जागरूक हो चुके हैं, हर जाति जागरूक हो चुकी है। सब लोग समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य कैसे बेहतर हो, इसलिए वो उम्मीद करते हैं कि जातिगत धारणा से हट करके बिहार, एक सुंदर बिहार के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ अच्छा करेंगे और कुछ अच्छा वोट करेंगे। अब भैया हमारा अगला सवाल रूर से यही हो जाता कि एगो नया चेहरा आवता बिहार में, तो काई तीसरा विकल्प के रूप में ठीक रही जनसुराज प्रशांत किशोर, क्योंकि काफी पढ़े लिखे बहुत दिग्गज नेता तो ना कहब इनकरा के, नेता ही कभी रहन ना, हमेशा एनालिस्ट के काम कैले। बाकी जितना इनकर भाषा, जितना इनकर नॉलेज सुन के हमरा लगा था इस आदमी के अंदर एक भूख है, एक, क्योंकि हर तरह से वो आदमी संपन्न है, फिर भी वो राजनीति में आना चाह रहा है, मतलब कि वो कुछ बिहार के लिए करना चाह रहा है। कहाँ तक आपको दिख रहा है कि वो सच में करने आए हैं, या बहुत लोग उनको केजरीवाल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि जब हम अपने परिवार में किसी बच्चे की शादी करते हैं, तय करते हैं, तो हर कोई यही अपेक्षा रखता है कि हमारी जो बहू आए बहुत सुशील, सुंदर, पढ़ी लिखी और गुणवान आए और सभी पूरे परिवार को लेकर के चले। तो उसी उम्मीद के साथ हम लोग लड़की का चयन करते हैं और अपना रिश्ता, अपने बच्चे का रिश्ता उसके यहाँ बनाते हैं। तो ये एक मतलब परिपाटी बहुत पहले से चली आ रही है। तो उसी के जैसा आज कुछ ऐसा माहौल राजनीति में जो है पूरे देश का या हमारे बिहार प्रदेश का या किसी प्रदेश का होता है कि जो पहले भी हम बताया कि लोगों को एक उम्मीद होती है कि हाँ ये आएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। जैसे दिल्ली के लिए एक समय उम्मीद बनी कि केजरीवाल जी आएंगे तो दिल्ली का कायाकल्प करेंगे। कुछ उन्होंने प्रयास किया भी है, जो और 10 साल रहे, 10 साल रहे, कुछ प्रयास उन्होंने अच्छा किया भी, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं जनता पूरे तरह से संतुष्ट नहीं हुई, तो उनको बाद में सत्ता से बाहर जाना पड़ा। तो वैसे भी देखिए, अगर कुछ बेहतर विकास की कल्पना करते हैं तो सत्ता की रोटी हमेशा पलटते रहनी होगी। आज बात आपने शुरुआत की है, बिहार में एक नया चेहरा जनसुराज प्रशांत किशोर जी लेके आए हैं। निश्चित रूप से वो जिस मुद्दे पे बिहार चुनाव में विगत 3 साल से गांव दर गांव जा करके लोगों को जगाने का काम किया, उन्होंने वोट मांगना अभी शुरू नहीं किया, अभी तक वो लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को उनके अधिकार, उनके बच्चों के भविष्य के लिए जो अधिकार है वो उनको समझा रहे हैं कि आपको ये मांगना चाहिए। जो लोग भी आते हैं, अगर हम भी आते हैं या कोई और भी आते हैं, तो उनसे आपको ये अधिकार के बात तो ठीक बा, अधिकार के बात बोलो तरह भैया वो ठीक बाटे, लेकिन एक चीज जब आवत तरह चुनाव जनता के बीच में जब बरकत तरह कि हमार सरकार आई तो हम शराब लागू कर दब, तो का लगा था कि महिला उनकर फेवर में वोट करी हम कि एक तरह से भविष्य बच्चा के खराब भाई मैं अपना पक्ष रख लूं, उसके बाद आप बोल, ठीक है? ये मेरा पक्ष जो है, जो हमारा सोच है, चूंकि कोई जरूरी नहीं है कि हमारे सोच से आपका सोच मेल खाता हो। सामने अगर 3 वोटर हैं, वैचारिक मतभेद होता है, वैचारिक मतभेद होता है, सबका अपना अपना विचार है।
मेरा कहना है, अभी आप ही के बात पे आते हैं कि दारू चालू कर दी है, तो दारू तो बिहार में बंद हुआ ही नहीं, बल्कि बिहार में दारू के रूप में अब लोग जहर पी रहे हैं। तो जो महिलाएं शुरू में जिनको ये अच्छा लगा था कि शराबबंदी एक अच्छा कानून है, अगर पूर्ण शराबबंदी होती तो उनको वो अच्छा लगता, लेकिन वो महिलाएं आज इस तरह से पीड़ित हैं कि कल वो स्वस्थ शराब पी करके स्वस्थ थे, लेकिन आज वो गलत शराब पी करके इतने अस्वस्थ हैं। आप इधर 10 साल में बिहार के हॉस्पिटल का आंकड़ा निकालिए, जिसमें किडनी और लीवर से जुड़े हुए जितने भी आदमी भर्ती हुए हैं वो पिछले 50 साल में कभी नहीं हुए थे। और इसका मुख्य वजह डॉक्टर सिर्फ ये बताते हैं, लिक्विड, गलत लिक्विड, अवैध शराब, ये कहीं ना कहीं एक जहर के रूप में उनके शरीर में। खैर वो ये मुद्दा चूंकि आपने बोला, हमारे आपके इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या ये है कि शराब को लागू कर दिया जाए? इसका निष्कर्ष ये नहीं हो सकता था कि हम आएंगे तो वो पूरी तरह से बंद होगा और जाली शराब हो या कुछ भी हो। मेरा कहने नहीं, आप अभी पहले भी हमने कह दिया कि सबका नजरिया अपना अपना है। शराबबंदी सिर्फ एक मुद्दा नहीं है जो तीसरी पार्टी आई है उन्होंने, ये मुख्य मुद्दा उनका है कि बिहार का पूरे विश्व के पटल पर एक अपना स्थान जो पहले हुआ करता था, कभी नालंदा यूनिवर्सिटी की एक पहचान थी, वो उस स्थान को पुनः वापस पाने के लिए बिहार के बच्चे की शिक्षा अच्छे तरीके से कैसी हो, बिहार के किसानों को उन्नत खेती के लिए सरकार के तरफ से क्या सहयोग किया जाए कि वो बाहर मजदूरी करने ना जाएं और उनको यही समुचित व्यवस्था दी जाए, एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़े, उनको यहीं पे मिले। इस चीज के लिए उनके पास जो अपना एक रूट चार्ट है, एक रूट मैप है, जो वो जनता से बता भी रहा, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। अब एकदम आपके इस बात से हम सहमत हैं और हम उनके विजन पे कोई संदेह नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मेरा और उनका यहीं पर मेल नहीं खाता है। वो जो शराबबंदी को प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं, बट वो ये कह रहे हैं कि हम 1 घंटा के अंदर चालू कर देंगे जिस दिन हमारी सरकार आएगी। इसका कोई अल्टरनेटिव भी ढूंढा जा सकता था। शराब बंद बिहार में भी है फिर भी लोग शराब पी रहे हैं, गुजरात में भी है फिर भी लोग शराब पी रहे हैं, ये सच्चाई है और ये बंद नहीं हो सकता है। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढा जा सकता था। इसके लिए ये किया जा सकता था कि भाई सिर्फ कॉस्टली शराबें आएंगी, सिर्फ उतना ही आएगा, जो लोग अफोर्ड कर सके वही पी पाएंगे, तो फिर धीरे धीरे खुद ही छोड़ देंगे। आप उससे अच्छा होता कि आप ये बयान देते। मैं उनके बयान से सेटिस्फाइड नहीं हूँ और कोई बात नहीं, आप शराबबंदी चालू कर दीजिए या शराबबंदी रखिए, उसका कोई ये नहीं है। लेकिन हम उनके बयान से सिर्फ सहमत इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आप उसको डायरेक्ट प्रमोट कर रहे हैं कि हम आएंगे और वो चालू कर देंगे। आप उसके पीछे का लॉजिक नहीं बता रहे। देखिए, हमारा किशोर नो डाउट बहुत अच्छा नेता हुआ, एकरा में कोई संदेह नहीं है। पढ़े लिखे हैं, इतने बाहर से आए और उनका विजन भी बहुत अच्छा है। जिस तरह से लोगों के बीच जाना, जमीनी स्तर पर घर घर मतलब डोर टू डोर कैंपेन करना, बहुत ऐसे कम नेता होला लोग जो डोर टू डोर लोगों से मिले। हम उनकर आलोचना नहीं करत, लेकिन सारा मुद्दा ठीक रहा। एक मुद्दा जो बोलन कि हमार सरकार आई, अगर हम सत्ता में आए तो हम पूर्ण रूप से मतलब 1 घंटा मतलब आप सिर्फ इस वजह से उनको डिसलाइक कर रहे हैं कि हम दारू स्टार्ट कर दे। हमरा कहना है, देख नीतीश सरकार बंद कर ले बैठे दारू, लेकिन फिर भी दारू मिला था बिहार में, मिला था। एकरा कोई मतलब छुपे वाला बात ना है। हाँ, कोई छुपा ना सकता। लेकिन नया जनरेशन अब देखिए, एगो चोरी छुपे मारा था आदमी को कहला ना घर में कि अगर छुपा के खाए तो कोई देखला तो छिप गई। तो अगला जो नया जनरेशन बा, अगर हर चौक चौराहा पर मिले लगे दारू शराब, तो वो भी देखी तो वो भी बोली का हा दारू और शराब, वो भी आज न तक कल ट्राई कर। नया जनरेशन एकरा से बचत रहला। तो तारा कहे के मतलब बा कि जवन आवे वाला जनरेशन बा एकरा बारे में जानबे ना करी, तब ही ना, जब तक मैच्योर ना होई, बाहर ना निकली। वो तक जब तक मैच्योर 18-19 साल के हो जी, जब लड़का जब हम कहें मतदाता सूची में 18 साल पर नाम चढ़ जाला तब के वोट देवे का अधिकार मिल जाला। तो जब 18 साल के जब लड़का हो जी, तो हो सके ओकर शिक्षा की ओर भागे दिमाग नहीं। सही बात है। अब अगर जान ले बिहार ऐसा जगह है कि क्राइम, अगर दारू पी नया तो क्राइम भी बढ़ी। अभी कम क्राइम कर देगा दारू का बहुत ऐसा क्राइम हो जाला कि दारू के आवेश में आके लोग कुछ कर देगा ना। तब ई तो अभी कहल ठीक नहीं के क्राइम से कम नहीं के भाई। रिसेंट दिनों में जैसे अगर दारू स्टार्ट करता था क्या महिला वोटर के प्रशांत किशोर आकर्षित कर ली हन? 1 मिनट,
ये बताइए। एकर जवाब दी ही रहुआ। सबसे पहला तो आप एक चीज जान लीजिए कि हर मनुष्य का जो भी नेचर होता है उस नेचर को वो खुद अच्छा या खराब कर सकता है। पहली चीज, बहुत गौर से सुनिएगा इस चीज को। अगर हमारा स्वभाव अपराध करने का है तो अपराध मुक्त हम खुद अपने आप को तय करेंगे तभी कर पाएंगे। दुनिया की कोई कानून हमको रोक नहीं सकती है। बहुत करेगी तो हमें सजा देगी, जेल भेजेगी, निकलूंगा मैं पुनः अपराध करूंगा। ये हमारा मनोवृत्ति है, ये हमारा सेंस है। एक मिनट, पूरी बात हो जाने दीजिए, आप अपना पक्ष रख लीजिएगा, ठीक है। जो आदमी शराब पीता है, कहने का किताबी भाषा और प्रैक्टिकल जीवन में बहुत अंतर होता है। आज वो कह रहे हैं कि मैं शराब को चालू करूंगा, वो ये भी कह सकते थे कि मैं शराब को पूर्णतः बंद कर दूंगा, लेकिन एक मिनट, लेकिन वो जानते हैं कि ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है तो फिर राज्य का जो आय का कोष होता है वो भी हम कम करें और ब्लैक मार्केटिंग से लोग कमाए और लोग जहर पीने के पर मजबूर रहे और इसका फायदा सरकार के खाते में जो आनी चाहिए, जो जनता तक जानी चाहिए, वो नहीं आकर के वो सीमित नेताओं और अफसरों के पैकेट में जा रहा है। इसके निवारण के लिए उन्होंने कहा कि मैं इसे चालू करूंगा। उनके इस पॉइंट से मैं सहमत हूं। ये तो सच्चाई है कि एक कोष का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन आज देखिए इसी बात पर हम बताते हैं। आज ये ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार कॉम्प्रोमाइज की ना। हर साल 6,000 करोड़ रुपए का इनकम था, ड्रीम 11, माई 11 सर्किल से था। जब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कर रही है तो हम लोग तो एक छोटा सा राज्य हैं, हम लोग भी इस पर कर सकते थे। इसको दूसरे तरह से भी सोचा जा सकता था। हालांकि हम आपके पॉइंट से एकदम सहमत हैं और हम प्रशांत जी के भी पॉइंट से सहमत हैं कि इससे राजकीय कोष का घाटा हो रहा है, जिससे बहुत सारा काम हो सकता है, पुल बन सकता है, घर बन सकता है। बहुत महिलाओं को, जैसे यहाँ पे मैया सम्मान योजना चल रहा है, वैसे वहां भी दिया जा सकता था इन पैसों से। इस बात से हम आपका सहमत है। चलिए, मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। राजद में ये जो फूट पड़ा तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में, आपको क्या लगता है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि लालू यादव जी को अपना उत्तराधिकारी तेज प्रताप को सौंपना चाहिए था? क्योंकि उनकी जो भाषा की मधुरता है, वो जितना अच्छा बोलते हैं, जितना पब्लिक को इम्प्रेस करते हैं, प्रभावित करते हैं अपने, चाहे वो बांसुरी बजा के करें, चाहे वो भोलेनाथ बन के करें, चाहे सनातन धर्म के प्रति अपना माने प्रेम दिखाकर करें, या वो जब बोलते भी हैं तो लोगों को प्रभावित करते हैं। आपको नहीं लगता कि तेजस्वी से ज्यादा गुणवान है तेज प्रताप यादव? देखिए, तेज प्रताप यादव गुणवान हैं या नहीं है, तेजस्वी गुणवान है या नहीं है, ये जज तो या तो उनके पिताजी को करना था या फिर बिहार की जनता करेगी। लेकिन जहाँ तक एक अच्छे और खराब के जजमेंट के लिए हमें चुना जाए तो निश्चित रूप से हम तेज प्रताप जी को अच्छा अंक देंगे इस मामले में कि वो दिल के बहुत ही साफ सुथरे व्यक्ति हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, मन में कोई छल नहीं है, कोई मैल नहीं है, राजनीति से ओत प्रोत नहीं है और वो किसी भी पब्लिक के लिए सुलभ रहते हैं। अगर उनके पास कोई भी गुहार लगाता है, हमारी जानकारी में ऐसे कई एक मामले हैं जहां वो पहुंचते हैं और उनका कार्य कराने का काम करते हैं। तेजस्वी जी, अब उनके पिताजी लालू जी उनमें क्या खासियत देखे कि उनको जिम्मेवारी दिए, वो उनका घर का अंदरूनी मामला है। उसमें हम एज ए लीडर आपसे पूछ रहे हैं कि कौन बेहतर लगता है आपको। चलिए ठीक है, उत्तराधिकारी की बात को हम जहाँ तक लीडरशिप की बात है तो लीडरशिप तेजस्वी जी के साथ लीडरशिप का कुछ नहीं। अगर आप भी 10 मंच साझा करेंगे कहीं तो बहुत अच्छा बोलने आ जाएगा आपको। ये लीडरशिप नहीं है। एक पार्टी आपको मिल जाए, आप भी उसको लीड कर सकते हैं। आप जिस क्षेत्र से जीत के आ रहे हैं, 2 बार 3 बार से आप जीत के आ रहे हैं, आपकी उस क्षेत्र में एक दिन भी उपस्थिति नहीं है, तो इसको अब हम लीडरशिप नहीं मान सकते। लीडरशिप मतलब आपको उत्तराधिकारी चुन दिया गया, आपकी पहचान बस इतनी है कि आप लालू यादव के सुपुत्र हैं। इसके अलावा आप कोई एक कार्य बता दीजिए जो आपने जनहित के लिए जनता के बीच जाकर के किया हो या जनता के बीच खड़ा होकर के किसी के दुख दर्द के साथी बने हो। ऐसा कुछ तेज प्रताप यादव को बहुत बार देखा गया है। तेज प्रताप यादव को सीमित ही सही, लेकिन जितने भी मामले ऐसे उनके पास आए
वो एक घटना भी Personally मुझे उसका याद है ये करते पर्सनली। एक थाने से एक पीड़ित ने उनको फोन किया और वो जाके थाने पे धरने पे बैठ गए। उस समय वो विपक्ष में थे, लेकिन फिर भी थाने ने मेंशन किया कि हाँ उनसे गलती है और उसको निराकरण किया गया। जबकि वो भी मतलब इज ऑल्सो बॉर्न विथ अ गोल्डन स्पून, बिल्कुल बिल्कुल है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। तो वो भी चाहे तो घर में बैठकर, और उनको कोई जरूरत नहीं है उनको भी इसकी कि विरासत ये में करें, राजनीति विरासत मिली में थी, वो भी चाहते तो आराम से बैठ करके घर में और सब कुछ जो है सारा लाभ ले सकते थे, लेकिन वो पब्लिकली हम समझते हैं कि तेजस्वी के बनस्पत ज्यादा सुलभ है। सुलभ है। अच्छा, सीमांचल की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है वहाँ ओवैसी या पप्पू यादव का महागठबंधन के साथ जादू चलेगा या बीजेपी? क्योंकि मुसलमान वोट हमको लगता है सबसे ज़्यादा सीमांचल में है। बिहार के मतलब सीमा जो बंगाल से सटती हुई सीमाएं हैं, पूर्णिया वगैरह हैं, आपका दरभंगा पूर्णिया इस साइड में ज़्यादा है। और वहाँ से ओवैसी जी को लास्ट बार 5 सीट भी आया था। हालांकि जनता तो हर बार ठगी जाती है। अगर आप आरजेडी को वोट करिए तो बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी को करिए तो आरजेडी में। ये तो नीतीश जी का अपना कैली बोलिए या उनका अच्छा, नहीं, ये तो अभी तक के चुनाव में यही होते आया है कि भाजपा धर्म के नाम पर डराकर हिंदू का वोट लेते आई है। राजद के जो भी एमवाई समीकरण है तो वो उसमें मुस्लिम जो भी हैं वो देखते हैं कि कहीं भाजपा ना आ जाए जिससे उसका नुकसान हो जाए, तो वो डर के मारे आरजेडी को। तो ये डर का माहौल जो है हमको लगता है कि जिस दिन खत्म होगा उस दिन ये लोग ये दोनों से हटके एक बेहतर विकल्प को चुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। सीमांचल की राजनीति में ओवैसी जी कितना सीट लाए, बाद में वो सारे विधायक फिर आरजेडी में चले गए, ये सारी बात वहाँ की जनता अब समझ चुकी है, समझ रही है। अब निर्णय वो क्या लेती है ये तो आने वाला मतलब आप बोल रहे हैं तीसरा विकल्प जनसुराज हो सकता है वहाँ भी? हम ये नहीं कहते हैं, हो सकता है कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी वहां से अच्छा जीत करके आए वहां। ये वहां की जनता तय करेगी कि उनके लिए बेहतर विकल्प कौन हो सकता है। हम अपने वार्ड में एक वार्ड पार्षद चुनते हैं तो निश्चित रूप से एक अपेक्षा रखते हुए चुनते हैं कि ये वार्ड पार्षद को अगर हमसे जुड़े हुए 5-10 व्यक्ति आवासीय के फॉर्म पे सिग्नेचर कराने जाएंगे तो ये क्योंकि जान रहे हैं, अगर नहीं जान रहे हैं तो जांच करके करेंगे, लेकिन कर देंगे। ये नहीं है कि उसके एवज में उनको कुछ रकम रखना पड़ेगा, कुछ आर्थिक सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। तो उस तरह का माहौल धीरे धीरे हमको लग रहा है कि इस बार बिहार में बन रहा है, इसलिए कुछ भी स्पष्ट चिन्ह नहीं दिख रहा है कि सरकार किसकी बनेगी। मतलब खिचड़ी, आप यही कहना चाह रहे हैं? खिचड़ी कहें या मतलब हम लोगों क्लियर को मैंडेट किसी को नहीं मिलने जा रहा है। नहीं मिलने जा रहा। अच्छा, अब बताइए हमको कि आरजेडी को या महागठबंधन को ये जो एमके स्टालिन, रेवंत रेड्डी आकर प्रचार कर रहे हैं, इसका कितना नुकसान होगा कि फायदा होगा? क्योंकि उन लोगों के राज्य में बिहारियों को गरियाया जाता है, मारा जाता है, बिहारियों को तुच्छ नजर से देखा जाता है। रेवंत रेड्डी का ये बयान है कि बिहारियों का डीएनए खराब होता है, जो कि प्रशांत किशोर ने भी ये बात बोला था। और इस तरह की भाषा वो हमारे बारे में अपने राज्य में बोलते हैं और फिर हमारे राज्य में आकर वो प्रचार करते हैं। इससे महागठबंधन को लाभ होगा कि नुकसान होगा? देखिए, ये तो अगर सारे बात को पीछे छोड़ दें तो लोग तो अब जागरूक हैं ही। वो समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारे परिवार जब तमिलनाडु जाते हैं, हमारे परिवार जब महाराष्ट्र जाते हैं, उनके साथ वहाँ के स्थानीय लोग कैसा ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें वहाँ का स्थानीय सरकार की तरफ से कोई सहयोग हमारे बिहार वासियों को नहीं मिलता। ये सारे चीज़ बिहार वासी अब धीरे धीरे जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके सामने लाया जा रहा है। किसी दल के द्वारा, किसी के द्वारा, किसी स्थानीय समाजसेवी के द्वारा ये लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ये सारा चीज़ सामने में है। तो रेवंत रेड्डी जो आते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में कहे थे कि बिहार में बिहारियों में सिर्फ मजदूरी का डीएनए होता है, तो निश्चित रूप से अगर ये सुनने के बाद बिहार के लोग अगर यूपीए गठबंधन को वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। दूसरी तरफ और भी बात है कि बिहार सरकार जो वर्तमान में अभी चल रही है, एनडीए की सरकार है, उसमें भी कई एक नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत के साथ आरोप आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक, कभी वो सत्ता में है, कभी वो सत्ता में है, जनता वहीं की वहीं है। कुर्सी इधर से उधर हो रही है, लोग इधर से उधर हो रहे हैं, लेकिन जनता कल भी ठगी गई थी, आज भी ठगी गई है। लेकिन अब जनता को एक चीज़ है, किसी ने जगाया है, उसे सवाल सिखाया है कि आपके लिए ये सवाल है
कोई जीते उससे सवाल ये करना है। तो हमको लगता है कि अगर ये सवाल जनता करना शुरू करेगी तो एक बेहतर विकल्प चुन के विधानसभा में लाएगी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जन स्वराज का आईटी सेल कुछ ज्यादा ही मजबूत है, जो ये हर छोटा छोटा चीज लोगों के नजर में ला रही है? देखिए, सरकार जन स्वराज की बनेगी कि नहीं बनेगी ये तो भविष्य के गर्भ में पल रहा है, लेकिन लोगों को उसने जगाया है, लोगों को उसने सवाल समझाया है। ये आपके मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए सवाल हैं, आपके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए ये सवाल हैं। अगर हम चुन के आते हैं तो हमसे पूछिए, अगर जो चुन के आते हैं उनसे पूछिए, पूछिए ही नहीं उनसे मांगिए। और ये आपका मौलिक अधिकार है। अगर इस मौलिक अधिकार को कोई आपको नहीं दे रहा है तो उसको पलटिए। आप कहना चाहते हैं कि 80 साल से बिहार की जनता को उसकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है? बिल्कुल, ये प्रशांत किशोर बिहार की जनता को कहना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि 100% वंचित रखा गया है, लेकिन एक चीज तो बरकरार रखा गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री भी अपने पिछले कई भाषण में बता चुके हैं कि बिहार से लोग मजदूरी करने जाते हैं, यह बिहार के लिए गौरव की बात है। ये सोच लीजिए, एक मुख्यमंत्री, तभी तो दूसरे लोग कह रहे हैं। आज आपका पहले में भी एक सवाल था, बिहारियों के प्रति देश में और अन्य प्रदेशों में या विदेशों में जो है एक हीन भावना, तो ये हीन भावना हमारे नेता ही तो हमको दिलवा रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को सत्ता से बाहर करने का समय आ गया है। लोगों से आग्रह होगा कि ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंके, आप एक बेहतर विकल्प चुने, एक बेहतर सरकार चुने जो आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए खड़ा रहे। हम बंगाल में रहते हैं, हमको अब कभी कभी ऐसा फील होता है, हम जब 3 दोस्त रहते हैं उसमें 2 बंगाली है अगर, और आपस में दोनों बंगाली में एक बंगाली ही खराब तरह से व्यवहार करता है तो उसको दूसरा बंगाली ये बोलता है, ए बिहारी दर मो तुमको रिश्ना। तो मतलब आप समझिए कि बिहारी एक सबसे छोटा ये होके रह गया है, गाली बन के रह गया, गाली की तरह एग्जाम्पल में लिया जाता है कि बिहारियों की तरह करो मत तुम। मतलब हमारा ये वजूद है हमारे बिहार के बाहर। ये जैसे तो इस चीज को अगर हटाना है, ये सबसे पहले हम एक घर के अगर अभिभावक हैं और हम कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में, हमारे घर में 7-8 सदस्य और हैं, अब कोई सवाल अगर हमसे पूछ देता है कि अरे भाई आपका फलाना भाई का क्या हाल है, तो हम अपने बड़बोलेपन में ये कर देता है जो है हम हैं, वो क्या जो हम निर्णय लेंगे वो होगा। तो ये जो हमारा निर्णय बिक गया है एक आदमी के हाथों में, ये हमारा निर्णय हमको नीचा दिखा रहा है। इस निर्णय से हमको बाहर आना पड़ेगा। अगर गार्जियन भी गलत करता है, अभिभावक गलत करता है, तो घर के लोगों को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ये उनका कर्तव्य बनता है। चलिए भैया, अब थोड़ा पॉडकास्ट हम लोग का लंबा हो जाएगा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं जाते जाते। प्रशांत जी बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोले कि जन स्वराज की सरकार आ रही है, लेकिन प्रशांत जी कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक स्थिति को वो खुद ही बोलते हैं कि स्थिति अब उनकी मुख्यमंत्री बनने वाली नहीं है, और ये जनता भी कह रही है, लोग भी देख रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस में हमको, महागठबंधन में हमको कोई वैसा चेहरा नजर नहीं आता है। हालांकि मुकेश सहनी जी तो खुद को पहले बोलते थे कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आए, लेकिन अभी एक रिसेंट इंटरव्यू सुने, उसमें वो बोले कि अब हम सपोर्ट करेंगे तो उप मुख्यमंत्री से हम कम क्या लेंगे। तो ये तो बंदरवांट चल रहा है आपस में नेताओं का, वो तो हालांकि फ्यूचर के गर्भ में है और जनता तय करेगी कि किसको माने सरताज पहनाया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है फिर चेहरा क्या है? कोई चेहरा दिख रहा है आपको किसी भी पार्टी में? एक चेहरा आपके हिसाब से अगर प्रशांत जी दिख भी रहे हैं, प्रशांत किशोर, तो वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि हम तो बनने नहीं आए हैं। तो उस पार्टी में भी कोई है ऐसा जो बन सकता है, या आरजेडी में या बीजेपी में या कांग्रेस में ऐसा कौन है? बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगर एनडीए गठबंधन होता है तो चिराग पासवान एक अच्छा चेहरा है। आपको क्या लगता है अदर देन नीतीश कुमार बढ़िया विकल्प कौन हो सकता है? देखिए, अब क्योंकि हम कई एक ऐसा डिबेट या इंटरव्यू देखे हैं, उसमें जैसे तेजस्वी जी से एक सवाल पूछा गया कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन? तो उन्होंने कह दिया मैं, यानी वो खुद तय कर रहे हैं कि मैं। दूसरा इंटरव्यू हमने देखा प्रशांत किशोर जी का, उसमें पूछा गया कि भाई अगर जन स्वराज की व्यवस्था बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि जनता भी तो क्या आप मुख्यमंत्री बन? तो उनका एक जवाब था कि
जनसुराज की जब व्यवस्था बनेगी तो मुख्यमंत्री मैं नहीं, जनता तय करेगी। यानी जनता ने जिन चुने हुए विधायकों को वहाँ भेजा होगा उस समय या भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उनके प्रतिनिधि के रूप में जिनको चुनेंगे, हो सकता है प्रशांत किशोर भी चुने जाएं, हो सकता है कि प्रशांत किशोर खुद से ना कहें तो कोई और व्यक्ति वो वही ऑप्शन दें कि भाई हमारे प्रशांत किशोर नहीं खनावत से चुनाव बा, जनता का केकरा जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमसे भी ज्यादा काबिल लोग इस दल में वो हैं। चेहरा वही नो तो हम डाउट, ढूंढ नो रहे हैं। डाउट प्रशांत किशोर एक चेहरा जनसुराज के हो सकते हैं कि जनसुराज को वो लीड किए हैं, घूम रहे हैं। तो हम ये कहते हैं, अभी हम 3 भाई बैठे हुए हैं, हम उम्र में सीनियर हैं, हमसे ये जूनियर हैं, आप इनसे भी सीनियर हैं, तो हम बड़े हैं, ठीक है, हम बड़े हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन ये सही नहीं है कि जितना ज्ञान इनके पास है उतना ही ज्ञान मेरे पास भी है। तो ये हो सकता है लोग नहीं जान रहे हैं कि इनके पास ज्ञान है, लेकिन समय आएगा तो पटल पर जब आएंगे सामने में तो तय हो जाएगा कि कौन सबसे ज्ञानी। तो ये तो बीजेपी वाली ही राजनीति हुई कि हम चेहरा नहीं खोलेंगे। हमारा कहना ये बात है कि अगर चुनाव होता और किसी भी पार्टी के फुल मैंडेट नहीं किया, बहुमत नहीं किया, तो उस स्थिति में बंदर बाट हुई। प्रशांत किशोर के पार्टी केकरा सपोर्ट करी, यूपीए के नहीं करी तो या एनडीए? नहीं, तो प्रशांत जी का तो क्लियर कहना है ना कि हम या तो अर्ज पर या तो फर्ज पर, हमारा 25 विधायक भी आएगा। भैया तू शायद ना सुन रही हो, उनका ये बयान रहे कि हमारे 25 विधायक आई तो हम उनकरा के कह दे कि तारा जौना पार्टी में जाए के बाद तू चल जा, हम केहू के साथ गठबंधन ना तो फिर अगर चल जाइहन तो तू स्पष्ट न क्लियर करत रहन कि हम जिता के हम चाहम जेकरा ओकरा में बेच दे। हम देखे तो इंडिविजुअली जाने बोल रहे हैं ना, वो तो बाकायदा पार्टी का विलय नहीं। में तो जनता ठगा था ना कि प्रशांत किशोर के वोट आए थे। ये जवाब जो है जनता ठगा था कि प्रशांत, फिर अगर मान लो कि ना देलन फिर भी चुनाव हुई, फिर तो चुनाव हुई ना, तो फिर ये एक बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में तो ये तो अभी तो हम लोगों का आकलन कर सकते हैं कि उन सबको मिला के बराबर सीट आ गया और कोई किसी में नहीं सटा तो क्या होगा। वर्तमान स्थिति ये है, उन्होंने हर तरह की संभावनाओं को जनता के बीच शेयर किया है, ना कि बंद कमरे में कहा है। तो हम अभी तक मेरे नजरिए में बाकी अन्य से बेहतर हम उनको मानते हैं। अगर वो अपने बात पे कायम रहते हैं और उनका व्यवस्था बनता है बिहार में, तो निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार में एक बढ़िया सरकार और लोगों के लिए, लोगों के हित का, मतलब आप इस बार ये कामना करते हैं कि हम लोग जो 80 साल से भुगतते आ रहे हैं बिहारी, इस बार हम लोग हो सकता है कि उससे ऊपर उठ के अच्छा कोई विकल्प चुनेंगे और हम लोगों का भी भविष्य सुदृढ़ होगा। चलिए ऐजे हमनी के पॉडकास्ट के खत्म करत इंजा, गुत्थी तो ना सुलझल कि के अगला सिरमौर बनी बिहार के, लेकिन हाँ कुछ क्लियर होता कि बिहार के जनता का चाहतिया, क्योंकि हमहू एगो आम आदमी बानी, इहों के एगो आमे आदमी है, इहों के एगो आम आदमी के मन में का बा ई पता चल गई आज कि वो कम से कम ई तो चाहता कि हमने के अब की जाति से ऊपर उठ के, भेदभाव से ऊपर उठ के अपना काम खाती, अपना बच्चा के शिक्षा खाती, अपना बच्चा के पढ़ाई मेडिकल सुविधा खाती वोट करम जा। एह में जे सबसे आगे आई, चाहे इस बार प्रशांत किशोरो कहले बाने कि आपके इलाके से जो सबसे माने अच्छा कैंडिडेट हो आप उसी को वोट दीजिए, चाहे वो इरेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी पार्टी का हो। अच्छा लोग तो बहुत ही बढ़िया मतलब उनकरी सोच बा। हम चाहता नहीं कि यह जनता के भी सोच हो कि जाति या बिरादरी से ऊपर उठ के एक अच्छा नेता, हर जगह से एक अच्छा नेता आई तभी अच्छा बिहार के संरचना हुई। कामना करता नहीं कि अब की से जो आगे के आवे वाला 5 साल बा ओमे हमनी के बिहार पिछला 50 साल से ज्यादा उन्नति करो। हमनियों के कम से कम बाहर राज्य में, बाहर देश में केहू एह नजर से मत देखो, केहू ई मत कहो कि बिहारी जैसा मत करो, है ना। तो ए से ऊपर उठे के बाद चलिए जे लास्ट करता नहीं, आगे और भी हमरा चैनल के सब्सक्राइब कर ली, एमे लोग आवत रही। ऐसा हम नेता से लेके जनता तक पहुँचे के बाद हमने के अपन समाचार नेता के बनावे के बाद, बतावे के बाद नेता के समाचार जनता तक पहुँचावे के काम करम जा। यही से इस चैनल के निर्माण भइल बा। तो एकरे साथ विदाई लेता नहीं।